हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीनियस 40 में बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 भाग 2 की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें हमने स्वरों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। मित्रों, व्यंजन क्या चीज़ है हिंदी वर्णमाला में, ठीक, और व्यंजनों की संख्या और व्यंजनों के प्रकार, ये सारी बातें हम करेंगे इस भाग में। ठीक है। व्यंजन 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 को संस्कृत में हल कहा जाता है और अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। व्यंजन को संस्कृत में लिखेंगे, व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। क्या कहा जाता? हल कहा जाता है। और अंग्रेजी में हल कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जबकि स्वर पढ़ाते समय मैंने बताया था, स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। ठीक है। इधर देखें, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा हमने क्या कहा अभी तक? व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है और अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जबकि स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है और स्वरों को अंग्रेजी में वावेल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यंजन को, ठीक है, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट, और व्यंजन की परिभाषा क्या है? पहली चीज़ क्या इसमें है? व्यंजन किसके, देखिए 3 तत्व इसमें मिले हैं, व्यय, अन्य प्लस जन। व्यय प्लस अन्य प्लस जन बराबर क्या होता है? बराबर व्यंजन। अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं या ऐसे वर्ण जो अन्य जनों की सहायता से बोले जाएं। ऐसे वर्ण यानी हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो अन्य की सहायता से बोले जाएं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। आर्य अथवा करके लिख सकते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से वर्ग का निर्माण करे। ठीक है। और या अथवा करके हम लिखते हैं, ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वरों की सहायता से वर्ग का निर्माण करें, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहलाते हैं।
देखो मित्रों, हमने क्या कहा, ऐसे ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वरों की सहायता से वर्ग का निर्माण करें व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। और एक बात सदैव ध्यान रखिएगा मित्रों, एक बात आप सदैव ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के इस बात को लिखेगा कि स्वतंत्र रूप से व्यंजन पर सदैव हलंत होता है। स्वतंत्र अवस्था में जब आपके व्यंजन का कोई भी अक्षर रहेगा, कोई भी व्यंजन रहेगा, उस पर क्या रहेगा, उस पर हलंत लगा हुआ रहेगा। लेकिन यदि वह स्वतंत्र ना होकर उसमें स्वर ऐड हो जाएंगे, स्वर उसमें सम्मिलित हो जाएगा, अर्थात वह व्यंजन पूरा हो जाएगा स्वरों की सहायता से, तब उससे व्यंजन उससे तब हलंत हट जाता है। देखिए हमने क्या लिखा, स्वतंत्र रूप से व्यंजन पर सदैव हलंत होता है। स्वतंत्र रूप से व्यंजन पर सदैव हलंत होता है। जैसे अगर का को स्वतंत्र रूप से लिखेंगे तो उस पर हलंत लगा होगा। खा पे देखिए स्वतंत्र रूप से सदैव हलंत लगा होता। अगर ये पूरा होगा, अगर इसको पूरा करना है, आपको का लिखना है तो इसमें स्वर को सम्मिलित करना पड़ेगा। जैसे आ को हमने इसमें सम्मिलित किया तो क्या बन गया, का प्लस आ क्या हो जाएगा, का, और खा प्लस आ मिलकर क्या बन जाएंगे, खा। ठीक है मित्रों, ये सिस्टम होता, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या व्यंजनों की संख्या देखिए, व्यंजनों की संख्या जो है, कुल लिखित आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछेगा। मित्रों आपसे पूछेगा सामान्य व्यंजनों की संख्या कितनी है और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तीन फॉर्मेट में अक्सर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों आप लिखेंगे कुल लिखित आधार पर व्यंजनों की संख्या। कुल लिखित आधार पर व्यंजनों की संख्या व्यंजनों की संख्या 41 है। कितनी है? 41 है। और सामान्य व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो आप कहेंगे 35। सामान्य व्यंजनों की संख्या, सामान्य व्यंजनों की संख्या तो आप कितना बताएंगे? 35, 35। फिर पूछेगा मान्यता प्राप्त यानी मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या तो उत्तर है भाई 33। कितनी है? 33। कुल व्यंजनों की देखें, मूल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है। अब व्यंजनों की संख्या पूछेगा आपसे, व्यंजनों की संख्या किसके माध्यम से, कैसे 33 हुआ, कैसे 41 हुआ, ये बातें आपसे पूछी जाएगी। और जब व्यंजन
और स्वर को जब मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये प्रश्न पूछेगा। तो जैसे 52 वर्ड हो जाते हैं तो इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नोट करते हैं। व्यंजनों की जो संख्या है वो देखिए इस प्रकार से आपको बताना है। पहला स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन का से लेकर पा तक, और बीच में एक और है डा ढा, का से लेकर पा तक, का से लेकर पा वर्ग तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर का वर्ग से लेकर, यहाँ पर वर्ग लिखना है मित्रों, माफ कीजिएगा, का वर्ग से पा वर्ग तक। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हम देखते हैं। संख्या देखिए, संख्या को जानने के लिए प्रत्येक जो चारों प्रकार हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला कौन है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में कुल मिला के 27, 5 वर्ग के और आपके 2 अन्य हो जाते हैं। कैसे होता है, पहला स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन के अधीन का वर्ग से, का वर्ग से, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, पा वर्ग तक, तथा ड और ढा, ये उचित व्यंजन के जो हैं उनको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पा का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक और डा ढा को देखते हैं। 25 + 2 27 हो जाएंगे। कितनी हो गई संख्या, 27। ये देखें संख्या की इधर बात करते हैं तो संख्या इनकी हो गई 27। और दूसरे स्थान पे अगर मित्रों बात करें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन सी, या, रा, ला, वा, मिलकर इनकी संख्या कितनी बन जाएगी, इनकी संख्या कितनी बनेगी, 4। कितनी बन जाती है, 4। इसके बाद उसमें व्यंजन, तीसरा उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, 4। कौन कौन सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। हाँ, कितनी संख्या बन गई, 4। संख्या कितनी बन गई, 4। इसके बाद आएगा अपना आगत व्यंजन, 4 आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की संख्या मित्रों मात्र 2 है। कितनी है, 2 है। हमने कहा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बाद जो आगत व्यंजन है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन सा, जा है और फा, जा और फा मिलकर भी संख्या कितनी है, 2 है। संख्या कितनी बन गई, 2। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, 5 नंबर, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। छ, त्रा, ज्ञा और
श्री वाला सरा, मिलकर संख्या कितनी बन गई? संख्या बन गई 4। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए इसको। जब जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 41। कितनी आ गई? 41। इकतालीस संख्या। ठीक है मित्रों, 27, 4, 4, 2 और 4, कुल संख्या कितनी बन जाएगी? 41। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या यदि पूछा, ये तो हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर उत्तर क्या बताएंगे? व्यंजनों की संख्या आप कहेंगे 41, और किस स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, मूल पूछेगा तब बताएंगे। ठीक है, मान्यता प्राप्त पूछेगा तब बताएंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं एक नोट बना के, नोट में आप लिखते हैं नोट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में यानी हिंदी अल्फ़ाबेट में वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप कहेंगे व्यंजन प्लस स्वर। ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर। अब जोड़ दीजिए, अगर 41 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, 52। और 41 कैसे? यहाँ के 41 हैं और 11 आपके उसमें। लेकिन आप हिंदी वर्णमाला में स्वरों के कुल लिखित आधार पर स्वरों की संख्या को लेंगे और इनके संख्या, तब देखें उसमें स्वरों की संख्या कुल लिखित आधार पे हो जाता है 13, यानी अयोगवाह भी ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है, अनुस्वार प्लस विसर्ग जब उसमें स्वरों को रखेंगे तो बन जाएगा 13। अगर यहाँ पर आप 13 करते हैं, ठीक है, संख्या 13 करते हैं, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं? उच्छिप्त व्यंजन को समाप्त कर देते हैं, उनकी गणना नहीं करते हैं। तब 39 हो जाता है और 13 हो जाता है। फिर भी कितने आ जाएंगे? 52 ही आएंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी? 52। आप इसको नोट कर लें। दोस्तों, व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तीनों का हम लोग नाम नोट करते हैं। फिर क्या है? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरे की हम अगर बात करें तो तीसरा कौन सा? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अधीन वे स्वर यंत्रियों को, जो स्वर, ध्यान दीजिएगा यहाँ स्वर नहीं बल्कि व्यंजन की बात करेंगे, जो व्यंजन स्वर यंत्रियों को स्पर्श करते हुए निकले उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा पहले हम लोग नोट करते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर यंत्रियों
स्वर यंत्रियों को स्पर्श करते हुए निकले उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन के वर्गों की संख्या अगर पूछी जाए तो कुल 5 वर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्गों की संख्या 5, और इसमें वर्णों की संख्या पूछा जाएगा तो वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। जैसे कौन कौन से? का वर्ग है। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। इसके बाद चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है। उसके बाद ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद आता है पा वर्ग। आता है मित्रों, पा वर्ग आएगा। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। टोटल की संख्या कितनी हो गई? 25। इनकी संख्या कितनी? 25। आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा जो है, डेफिनेशन, ऐसे व्यंजन वर्ड जिन्हें बोलते समय बाहर की हवा अंदर प्रवेश करे उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मित्रों कितनी है? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। तो लिखेंगे ऐसे व्यंजन वर्ड जिन्हें बोलते समय बाहर की हवा अंदर, मुख के अंदर प्रवेश करे। अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा क्या चीज है? हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। इसके बाद तीसरा उष्म या संघर्षी व्यंजन।
उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलते समय गर्म हवा मुख से बाहर निकले। ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलते समय गर्म हवा मुख से बाहर निकले उन्हें क्या कहते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे बड़ा सा, खटसा, छोटा सा, हा। आप लिखेंगे ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलते समय गर्म वायु मुख से बाहर आए, उन्हें उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या पूछेगा मित्रों तो कितना कहेंगे? 4। संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? देखें, बड़ा सा, खट्टा, छोटा सा और हा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी? 4 है। आप इसको नोट कर लें। अब लिखते हैं व्यंजनों के अन्य भेद। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के अन्य भेद। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के अन्य भेद। दोस्तों मित्रों, व्यंजनों के अन्य भेद। व्यंजनों के अन्य भेद में देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, 5 से 6 भेद हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन और आपके अर्धस्वर व्यंजन और आगत व्यंजन। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट करेंगे इस चीज को। व्यंजनों के अन्य भेद में पहला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मित्रों, ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजनों की सहायता से बने हों उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजनों के संयोग से बने हों, के सहयोग से बने हों, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 4 है। भाई संख्या पूछेगा तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4।
कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और सरा। ठीक है, श्री वाला सरा। सरा। ठीक है, जैसे देखें, छा का एवं सा के सहयोग से, का एवं सा के सहयोग से क्या बना? छा। और त्रा, ता प्लस रा के सहयोग से, जा प्लस इया के सहयोग से कौन बना? ज्ञा। सरा, सा और रा मिलकर क्या बन गया? सरा। क्या? श्री का सा बन गया। अब देखते हैं दूसरा, स्टार लगा के पॉइंट आप लिखेगा कि उच्छिप्त या द्वित व्यंजन, उच्छिप्त या द्वित व्यंजन। या द्वित व्यंजन। उच्छित या द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ सकता है, हो सकता है परिभाषा ही। उच्छित या द्वित व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पहले मूर्धा को स्पष्ट करे, उसके बाद नीचे आए, उसे क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे डा और ढा। डा ढा मित्रों, डा ढा क्या है? उच्छिप्त व्यंजन के अधीन आते हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? तो रा को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। रा क्या है? प्रकंपित व्यंजन, या इसी को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद पूछेगा अर्धस्वर व्यंजन किसे कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन किसे कहते हैं? तो या वा को क्या कहा जाता? अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आगत व्यंजन, आगत व्यंजन किसे कहते हैं? तो आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन जा एवं फा को आगत व्यंजन कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर अरबी फारसी से संबंधित जो आए हैं हमारे यहाँ आगत व्यंजन, ओ जा और फा। ठीक है मित्रों, इतना आप नोट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण स्थान या स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद।
उच्चारण स्थान के आधार पर या स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान या स्वर यंत्रियों या स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो कुल भेदों की संख्या कितनी हो जाती? 6। कितनी है? 6। जो मैंने बताया था आपको सूत्र स्वर में, स्वर पढ़ाते समय मैंने जो सूत्र बताया था, जैसे कंठ व्यंजन को याद करना है तो कंठ व्यंजन के लिए भी वही सूत्र लगेगा जो स्वरों के लिए हमने उपयोग किया था। जैसे हमने कहा कंठ व्यंजन, हमने कहा कंठ व्यंजन या कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन कौन कौन से? अकुह विसर्जनीय कंठ है। अकुह विसर्जनीय कंठ के माध्यम से का वर्ग किसके अधीन आ जाता है? का वर्ग कंठ के अधीन आता है। ठीक है, अकुह विसर्जनीय कंठ है। कंठ है। ठीक है, यहां देखें का वर्ग यानी का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, ये है प्लस साथ में हा। हा क्या है? एक कंठ व्यंजन है। वो बात करें प्लस हा, हा क्या है? कंठ व्यंजन है। दूसरा बात करें मूर्धन्य व्यंजन। या मूर्धा व्यंजन। तो मूर्धन या मूर्धा व्यंजन के अधीन वही सूत्र रहेगा जो स्वर में बताता है, ऋतु रसाराम मूर्धा। ऋतु रसाराम मूर्धा यानी टा वर्ग। मित्रों टा वर्ग, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, और साथ साथ इसके अधीन रा और सा भी आ जाते हैं। प्लस व्यंजन का रा और सा, रा और सा भी किसके अधीन आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन के अधीन आते हैं। तीसरा है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन मित्रों सूत्र आप बार बार हमको लिखने से आपका समय और वक्त खराब होगा, इसलिए क्या करते हैं कि समय की बचत करते हैं और सूत्र आपको जैसा कि मैंने स्वर में लिखाया है वही सूत्र आप देखिएगा जो हिंदी वर्णमाला पार्ट 1 में। तालव्य व्यंजन जो सूत्र चलता है इचु यसाड़ाम तालु। इचु यसाड़ाम तालु अर्थात चा वर्ग, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, ये आएंगे प्लस इचु यसाड़ाम बड़ा सा। ठीक है, इचु यसाड़ाम तालु। या और सा भी तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद चार पे हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा इसके बाद आएगा दंत व्यंजन। तालव्य के बाद दंत व्यंजन। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन का भी सूत्र है लिरि तुलसा नाम दंता है, यानी तावर्ग। यानी कितना? तावर्ग कौन सा किसके अधीन आएगा? दंत व्यंजन के अधीन आएगा। तो तावर्ग लिखते हैं ता, था, दा, धा, ना। किसके अधीन आएंगे? दंत व्यंजन के अधीन आएंगे।
हाँ सर। एक ठीक है। दंत व्यंजन के अधीन ता वर्ग का, क्योंकि सूत्र है लिरि तुलसानाम दंता है, तो ता वर्ग यानी ता था दा धा ना किसके अधीन आएंगे? दंत व्यंजन के अधीन आएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है ला और सा, ला और सा और सा ये भी आपके दंत व्यंजन के अधीन ही आते हैं। इसके बाद पांच नंबर पे हम देखते हैं ओष्ठ स्वर, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ या ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन उपमध्य नाम ओष्ठ है। मैंने सूत्र क्या बताया था मित्रों? उपमध्य नाम ओष्ठ है, अर्थात यहां से पा वर्ग आपके अधीन रहेगा। क्या है? पा वर्ग। पा वर्ग ओष्ठ व्यंजन के अधीन आता है। पा, फा, बा, भा, मा किसके अधीन आता है? ओष्ठ व्यंजन के अधीन आता है। इसके बाद नासिक व्यंजन, हर वर्ग का पंचमा अक्षर, ठीक है, नासिक के अधीन आता है। नासिक व्यंजन, नासिक के व्यंजन में देखें मित्रों, नासिक के व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 5 है। पंचमाक्षर देखें, अंगा, इया, ड़ा, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ना और मा किसके अधीन आते हैं? नासिक के व्यंजन के अधीन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है मित्रों, इतना आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम देखते हैं घोष के आधार पर व्यंजनों के भेद। घोष के आधार पर, घोष के आधार पर व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के भेद। तो घोष के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 2। कितने होते हैं भाई? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक अल्प अघोष व्यंजन और एक घोष या सघोष व्यंजन। एक है अघोष व्यंजन, पहला अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष या फिर घोष व्यंजन। घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन कहते हैं वर्ग का, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा उसमें व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय, प्रथम एवं द्वितीय वर्ण
तथा तथा उष्म व्यंजन तथा उष्म व्यंजन अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल इसके देखिए, अगर उष्म व्यंजन को पहले ही देखते हैं, उष्म व्यंजन कौन से हो गए, जैसे बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। ठीक है। अब देखें प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय, यानी एक तो ये देखिए बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, ये उष्म व्यंजन इसके अधीन, अघोष व्यंजन के अधीन तो आएंगे ही। साथ साथ प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण, यानी का खा, का खा, चा छा, चा छा, टा ठा, ता ठा, ता था, और पा फा, ये किसके अधीन आएंगे, आप अघोष के अधीन रखेंगे इसको, क्या अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसके बाद सघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन इसके अधीन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसके अधीन आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, पहले अंतस्थ को ही लिख देते हैं, या, रा, ला, वा, ये किसके अधीन आएंगे, सघोष व्यंजन यानी घोष व्यंजन के अधीन आएंगे। और प्रत्येक वर्ग का फिर ये देखिए, पहला दूसरा हमने अघोष माना, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आएगा, सघोष में रहेगा। ठीक है। और हम लिखते हैं गा, घा, अंगा। ठीक है। और उसके बाद चा छा इसमें था, जा, झा, इया। टा ठा इसमें था, डा, ढा, अड़ा। फिर ता था आपके अघोष में था, पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा किस में चला जाएगा, सघोष व्यंजन। कि इसके बाद था पा फा, हमने किस में रखा था, अघोष व्यंजन में रखा था। ठीक है। यहां पर है बा, भा, मा, किसके अधीन आ जाएंगे, सघोष व्यंजन के अधीन आएंगे। ठीक है मित्रों, ये चीज क्या है, घोष के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। पहला अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। दूसरा कौन सा, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या चीज होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले उनसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है मित्रों, महाप्राण व्यंजन किसे कहेंगे? प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। प्रत्येक वर्ग का मित्रों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण, दूसरा एवं चौथा वर्ण, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, ये रहा हिंदी वर्णमाला का द्वितीय अध्याय। और हिंदी वर्णमाला के द्वितीय अध्याय में भाग 2 हमने कंप्लीट किया। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ वर्णमाला का। और हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो कुछ भी कहीं डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा और हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि हम कोई वीडियो बनाएं तो आप तक ज़रूर पहुँचे जल्दी से। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।